नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर ट्रिपलिंग फिजिक्स में। और आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। आपको अगर नोट्स की आवश्यकता है तो आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उन पर जाकर उनको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, है ना। और स्वस्थ रहिए, इस लॉकडाउन की स्थिति में स्वस्थ रखिए और घर पे पढ़ते रहिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। ये जो समय मिला है इससे अच्छा समय नहीं हो सकता रैंक लाने के लिए। तो आप तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बाकी सारे कंसेप्ट की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले आपको पिछला लेक्चर मेरा देखना जरूरी है, जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक को देखना आपका जरूरी है। तो आप उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन धारा के एक टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी यहां पर। हम जिसने लास्ट टाइम छोड़ा था, अगर आपको याद हो कि मैंने लास्ट टॉपिक कहां छोड़ा था, तो वहां पर हम पोटेंशियल लिख रहे थे। अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल लिख रहे थे कि पोटेंशियल क्या होता है। और पोटेंशियल की जो वैल्यू लिखी थी वो लिखी थी ml/ne² ए इंटू टाउ इंटू में लिखा था मैंने आई। अगर आपको याद हो कि मैंने ये वैल्यू लिखी थी, ये वैल्यू मैं लिखकर छोड़ दी थी और यहीं पर मैंने टॉपिक छोड़ दिया था। अब ध्यान से देखना, अगर इस टॉपिक को देखो तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो चीज है ये पूरी की पूरी चीज है, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये भी मैंने आपको बता दी थी। ये फॉर्मूला कुछ ना कुछ अगर आप देखें तो V इक्वल्स टू आई। और मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक कहाँ, ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसा ही टॉपिक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो ये पूरा टर्म किसकी तरह एक्ट करता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। रेसिस्टेंस वास्तविकता में एक टर्म है, एक चीज है। और रेसिस्टेंस जो होता है वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ml/ne² A इंटू टाउ। ये मेरा रिलेशन निकल कर आता है। मैं एक काम करता हूं, इधर पे टाउ लिख देता हूं, यहां पर ए लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। रेसिस्टेंस निकल कर आ गया। तो ये जो रेसिस्टेंस है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इस टर्म को अच्छे से याद रखिएगा। आर क्या है, रेसिस्टेंस है, और के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट यानी एक नियत मान है। तो हमने कहा ठीक है, आर जो है क्या, कांस्टेंट है। अब अगर फॉर्मूले से देखूं, अगर इस फॉर्मूले को जो हमने ओम्स लॉ कहा है, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो ओम्स लॉ से ये निकल कर आ रहा है। क्या रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध हर एक वस्तु का हमेशा कांस्टेंट होता है क्या? क्या रेसिस्टेंस कभी किसी वस्तु का चेंज नहीं होता? इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्या रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है? ऐसा नहीं होता कि किसी वायर का रेसिस्टेंस हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होगा। प्रतिरोध कांस्टेंट हमेशा नहीं होता है। हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका रेसिस्टेंस कांस्टेंट भी हो सकता है और जिसका कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। आपने कभी सुना होगा ऐसा कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है? आपने बोला बिल्कुल। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, ये भी पढ़ा होगा। या ऐसा भी पढ़ सकते हो कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से ना बढ़ता है ना घटता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वास्तविकता में प्रतिरोध एक कांस्टेंट है। अभी हम मानकर चल रहे हैं इस फॉर्मूले के अंतर्गत। हमने कहा ठीक है, अगर आर कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस मतलब इट इज अ, इसको प्रतिरोध लिखते हैं, यह किसी वस्तु का, यह किसी वस्तु का वह गुण है, यह किसी वस्तु का वह गुण है। तो रेसिस्टेंस किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है जो उस वस्तु में धारा का प्रवाह नहीं होने देती, जो उस वस्तु में धारा का प्रवाह नहीं होने देती, विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। तो उस वस्तु में धारा का प्रवाह नहीं होने देती।
उस वस्तु में धारा का प्रवाह नहीं होने देती, बस सिंपल सी बात है। तो प्रतिरोध हर एक चीज में होता है, ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंस नहीं होता, रेसिस्टेंस हर एक चीज में है, भले बहुत कमों पर होता है। जैसे मैं बोलूं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सब में रेसिस्टेंस है, परंतु हर एक में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रहेगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि R इक्वल टू 0 हो। हम अपनी फिजिक्स में बहुत बार कंसीडर जरूर कर लेते हैं R इक्वल टू 0, पर हमारी दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं पाया जाता जिसका प्रतिरोध शून्य हो, है ना। हमने कहा ठीक है। अब हमने अगर R ये लिख दिया तो इस फॉर्मूले पे हम दोबारा लौटेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। हमने कहा अगर ऐसे लौटाए तो R बराबर लिख सकते हैं V/I। आपने कहा ठीक है जी। R इक्वल टू क्या हुआ, V/I। R इक्वल टू क्या हुआ, V/I। अगर मैं R इक्वल टू V/I लिख रहा हूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा होगा कि भैया रेसिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज और करंट के बदलने से बदलता है। मगर मैं ये कहूं कि भैया बताइए वोल्टेज मैंने 5 बढ़ा दिया तो करंट भी 5 हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। भले ही ये फॉर्मूला R इक्वल टू V/I है, पर रेसिस्टेंस, प्रतिरोध कभी भी, रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, प्रतिरोध डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। यानी प्रतिरोध कभी भी विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता। भले ही आप फॉर्मूला लिख दो R इक्वल टू V/I। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना V बढ़ता है उतना ही I बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये चीज पूरी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और हम जानते हैं कांस्टेंट कैसे बदल सकता है, तो ये वैल्यू तो बदल नहीं सकती। इसका मतलब ये वैल्यू तो हमारी बदलती नहीं है। तो हमने बोला R इक्वल टू V/I से मतलब ये निकला कि रेसिस्टेंस डज नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा मेरे घर में एक बल्ब लगाया है और आपने कहा उसका प्रतिरोध कितना है, रेसिस्टेंस है 100 ओम। मैंने कहा 220 वोल्ट आ रहा है। अगर कल मेरे घर में 280 वोल्ट आ जाएगा तो उसका रेसिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगा, तब भी उसका प्रतिरोध कितना रहेगा, 100 ओम ही रहेगा। क्यों, इसका मतलब रेसिस्टेंस V और I पर डिपेंड नहीं करता। तो आप भूल मत जाइएगा इस चीज को कि रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, भले ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो R क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर R कांस्टेंट वैल्यू है तो रेसिस्टेंस किसी ना किसी वजह से तो चेंज होता होगा। बिल्कुल चेंज होता है। किस वजह से चेंज होता है, बट रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखते हैं प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है। अगर V और I पर डिपेंड नहीं करता तो किस और किस चीज पर डिपेंड करता है। ओम्स लॉ पे हम दोबारा आएंगे थोड़ा समझाने के लिए, परंतु अभी आप इतना समझते चलिएगा। तो रेसिस्टेंस बट प्रतिरोध डिपेंड करता है किस चीज पर, पहली चीज होती है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर मतलब तापमान पर। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर नाम की चीज पर। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। पहला इंपॉर्टेंट टर्म जिस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। कैसे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता होगा टेम्परेचर पर, जरा देखते हैं। पहली पॉइंट, अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो टेम्परेचर पर डिपेंड ऐसे करता है। 3 तरह के पदार्थ हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। पहले पदार्थ होते हैं जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, है ना, कंडक्टर नाम सुना होगा, चालक। एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सभी किसी के अंदर आते हैं, इसी के अंदर। इन सभी पदार्थों के अंदर तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान बढ़ता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो मेरी बात समझना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो आपके रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमेशा एसी रूम में लगाए जाते हैं। कारण ये होता है कि उनका काम होता है कैलकुलेशंस करना। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो इन टेम्परेचर, ये जो हमारे
कंप्यूटर्स हैं इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ढंग से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसकी कैलकुलेशन स्पीड धीमी हो जाएगी। ज़्यादातर डिवाइसेस गर्म होने पर हैंग करने लग जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि ये सभी पदार्थ तापमान बढ़ने से इनका प्रतिरोध बढ़ता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कंप्यूटर वगैरह में तो भैया सेमीकंडक्टर यूज होता है। सेमीकंडक्टर यूज तो होता है बेटा, लेकिन इनके कनेक्शन जो किए जाते हैं वो कॉपर के थ्रू किए जाते हैं, और कॉपर जो होता है वो क्या है, कंडक्टर है, चालक है। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं, इन सभी पदार्थों के अंदर तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इनका क्या बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो इन सभी पदार्थों में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अगर आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो कि ऐसा होता क्यों है। इन सबको भी पढ़ने के लिए कोई खास चीज की जरूरत नहीं होगी, आप इनको भी चीजों को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई चीज खास नहीं है जिसको आप पढ़ने के लिए आप चाहो तो मैं इसका रिलेशन भी बता सकता हूं, इसमें कोई चीज समझने वाली खास नहीं है ना। ठीक है, चलो ऐसा होता क्यों, अगर आप ये जानना चाहें तो मैं आपको बताऊं होता क्या है वास्तविकता में। एक जो कंडक्टर होता है, चालक होता है, जब इसमें हम वैल्यू लगाते हैं तो क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत तेजी से भागने लग जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से भागते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से इनका वाइब्रेशन बढ़ता है। वाइब्रेशन बढ़ता है तो इनकी टक्करें भी बढ़ जाती हैं, और जितनी ज़्यादा टक्करें बढ़ेंगी उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा, उतना ज़्यादा टक्कर होगी, कॉलिजन होगा तो उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस भी ऑफर्ड होगा, यानी उतना ज़्यादा प्रतिरोध भी ऑफर होगा। इसीलिए हमारे इन सभी पदार्थों के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेसिस्टेंस में वृद्धि होती है। आप चाहें तो बहुत ज्यादा डीप में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। ऐसे सभी पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऐसे सभी पदार्थों को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहा जाता है। हिंदी में धनात्मक तापमान गुणांक पदार्थ कहा जाता है। धनात्मक तापमान गुणांक पदार्थ कहा जाता है। धनात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का मतलब ये हुआ कि ऐसे टेम्परेचर जिनका टेम्परेचर बढ़ने से आर बढ़ेगा वो पॉजिटिव इनको डिनोट किया जाता है, इसको लिखते हैं प्लस अल्फा से। तो इसको लिखते हैं प्लस अल्फा से। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा पदार्थ प्लस अल्फा है या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मतलब जिनका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ऐसे सभी पदार्थों को हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहकर चलते हैं। बस इतनी सी बात है। तो इसी सबको हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहकर चलते हैं। पहली बात, कंडक्टर्स के अंदर तो ये स्थिति होती है, कंडक्टर्स के अंदर ये स्थिति होकर चलती है। हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ा, इंक्रीजिंग है ना। हमने कहा ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है और अगर मुझे ग्राफ बनाना होता, ग्राफ क्या बनेगा, तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं ग्राफ क्या बनेगा, तो अगर मुझे टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना है तो मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो इसका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और इंक्रीजिंग ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो ग्राफ बनकर आएगा वो क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनकर आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो पहली चीज तो ये निकल कर आती है कि इन सभी पदार्थों में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना। कंडक्टर्स बहुत अच्छे चालक होते हैं, ये भी हम जानते हैं। कंडक्टर्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, ये बहुत अच्छे चालक होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी धारा के बहुत अच्छे चालक होते हैं। धारा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है। इसमें लगभग कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लगभग 10⁻⁹ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब में। तो इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो इन सभी पदार्थों में बात करें तो इन सबकी कंडक्टिविटी ये होती है। बाकी आप जानते हैं कि अगर मैं कंडक्टिविटी के अंदर बात करूं या चालकता की बात करूं या ये बोलूं कि कौन अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो सबसे अच्छा सिल्वर हम मानते हैं। सिल्वर के बाद आपका कॉपर होता है, देन एल्यूमिनियम होता है। इस तरीके से सीक्वेंस होता है। और ये सभी पदार्थ किसके अंदर आते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल के अंदर आते हैं। यानी इन सभी पदार्थों के अंदर तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ता हुआ चला जाता है।
पर मान लीजिए इस पे कोई न्यूमेरिकल डाल दिया, न्यूमेरिकल ये पूछ लिया कि बताओ भैया किसी बॉडी का टेम्परेचर कुछ दे रखा है और रेसिस्टेंस कुछ दे रखा है, मुझसे बोलेगा कि बताओ टेम्परेचर बढ़ा दिया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कितना कितना होगा। जरा देखते हैं कितना होगा। अगर बाई चांस न्यूमेरिकल्स की बात कर ली जाए तो आप इसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या रहता होगा। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है आर एफ बराबर आर जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। मैं इस फॉर्मूले का मतलब बताता हूं क्या है। डेल्टा टी का मतलब यह हुआ T2 माइनस T1 टेम्परेचर, या ऐसे भी लिख देते हो, मैं इसको फाइनल और इनिशियल लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। TF माइनस TE यानी फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, हिंदी वालों के लिए। अल्फा आप जानते हैं, अल्फा की वैल्यू हमेशा दे रखी होगी। आर एफ क्या होता है, ये होता है फाइनल रेसिस्टेंस यानी अंतिम प्रतिरोध, फाइनल रेसिस्टेंस यानी अंतिम प्रतिरोध। और आर आई की बात करो कितना होगा, तो आर आई होगा इनिशियल रेसिस्टेंस यानी प्रारंभिक प्रतिरोध। अगर आपको ये सभी वैल्यू पता है तो आप बता सकते हैं कि किसी भी चीज का प्रतिरोध किसी तापमान पर कितना रहा होगा, इसकी वैल्यू का बहुत अच्छे से आसानी से निकाल कर चल सकते हैं, है ना। ठीक है ना भाई, मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि रेसिस्टेंस इस तरीके से वेरी कर रहा है तो एक क्वेश्चन भी करके बता दो, देख लेते हैं। फॉर अ एल्यूमिनियम, क्वेश्चन दे रखा है किसी एल्यूमिनियम पदार्थ के लिए, फॉर अ एल्यूमिनियम, किसी एल्यूमिनियम पदार्थ के लिए, फॉर अ एल्यूमिनियम रेसिस्टेंस इज 100 ओम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन बोला गया है कि कोई एल्यूमिनियम एक मटेरियल है और उसका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, कितने पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फाइंड द टेम्परेचर, वह तापमान बताइए, वह तापमान बताइए जहां प्रतिरोध, वह तापमान बताइए, वह तापमान बताइए जहां प्रतिरोध, जहां प्रतिरोध 125 ओम हो जाएगा, जहां प्रतिरोध 125 ओम हो जाएगा। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया जहां प्रतिरोध 125 ओम हो जाएगा, तो मुझे बताना है 125 ओम प्रतिरोध कितने टेम्परेचर पर हो जाएगा। अगर इसका प्रतिरोध 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम निकल कर आता है तो मुझे एक क्वेश्चन देना पड़ेगा, इसमें अल्फा की वैल्यू देनी पड़ेगी। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू की बात करूं तो यहां पर जो अल्फा निकल कर आता है उसकी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है मुझे 2 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बस इतना सा है। अब पूछा गया कि कितना वैल्यू होगी, जरा देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है जिसके अंदर, मेरी बात समझना, ऐसा अगर हमें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आर आई दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, है ना, समझ रहे हो ना। आर आई कितना दे रखा है, इनिशियल रेसिस्टेंस, तो आप बोलेंगे सर दे रखा है 100 ओम। कब दे रखा है, जब टी इनिशियल कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे होंगे कि सर हमने इसे केल्विन में क्यों नहीं यूज किया। बेटा केल्विन में लो या डिग्री सेंटीग्रेड में लो, डिफरेंस तो हमेशा बराबर होगा। मेरी बात मानते हो, नहीं मानते हो तो अपनी किताबें लो और किताबों में थोड़ी सी शर्म करके देखो उसमें कि भैया डिफरेंस जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही होता है और केल्विन में भी अंतर तो उतना ही होता है। इसका मतलब कुछ भी लिया जा सकता है। हमने कहा ठीक है, अब मुझे बताना है कि आर एफ कितना हो जाएगा, 125 ओम हो जाएगा, उसकी टी एफ की वैल्यू क्या रही होगी, यही क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू दी गई है, मुझे पता है कि अगर ये पॉजिटिव टेम्परेचर है, मतलब एल्यूमिनियम है, तो हमें पता है कंडक्टर है। कंडक्टर के केस में फॉर्मूला होगा आर एफ इक्वल्स टू आर आई इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, है ना। फाइनल अगर मैं रेसिस्टेंस को 125 ओम ले लूं, फाइनल रेसिस्टेंस को अगर 125 ओम ले लूं, इनिशियल रेसिस्टेंस को अगर 100 ले लूं, 1 प्लस अल्फा टी को रिप्रेजेंट कर दूं, 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴। इसके साथ साथ आई की टी
एफ की बात कर लूँ तो आपने बोला इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, आपने बोला फाइनल माइनस इनिशियल यानी टी माइनस 25 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यही मेरा क्वेश्चन निकल कर आया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग और ज़्यादा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 125/100 लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टी माइनस में हो जाएगा 25 50 डिवाइड बाई 10⁻⁴, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मिटा दूं इसको, इस वैल्यू को और सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू को और सॉल्व कर लेते हैं और इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इस वैल्यू को अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 125/100 माइनस में हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 10⁻⁴, और इस वैल्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 2t/10⁻⁴। ये वैल्यू निकल कर आया। इतना क्वेश्चन निकल कर आ गया। इस क्वेश्चन को हम और सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को हम और सॉल्व करके निकाल लेते हैं और टी का टेम्परेचर निकाल लेते हैं, कितना टी का टेम्परेचर निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा और आप अपना आंसर निकाल कर देख लीजिए आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है जी। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2t/10⁻⁴। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 0.255 हो जाएगा इतनी वैल्यू का। अगर मैं t निकालूं तो ये हो जाएगा 0.255 इंटू में हो जाएगा 10⁴ डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है ना, इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो t टेम्परेचर आ जाएगा 2,550 अपॉन में 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1275 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरा जो क्वेश्चन निकल कर आएगा वो इतना निकल कर आएगा। आप ये क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। तो आपने बोला इस तरीके से इस वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो मेरा जो मेथड निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा, अगर मुझे कभी भी रेसिस्टेंस निकालना है किसी भी वैल्यू पे तो उस क्वेश्चन करने का तरीका उसका सिंपल सा ये रहेगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल सा ये रहेगा। तो पहले वो पदार्थ होते हैं जिनका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, और इस सभी पदार्थों को हम कंडक्टर्स यानी चालक कहकर चलते हैं। तो अगर मैं कंडक्टर्स यानी चालक उनको कहकर चलता हूं, मिटा दूं इस चीज को। आप एक बार देख लीजिए, सॉल्यूशन को भी चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक ना हो, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हमने कहा ये तो मेरे पहले पदार्थ है जो तापमान बढ़ने से बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है। हाँ भैया, ऐसे भी पदार्थ होते हैं। जैसे सेकंड टाइप के अगर मैं पदार्थों की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे पदार्थ होते हैं, सेमीकंडक्टर्स को हम अर्धचालक कहकर चलते हैं। अगर मैं अर्धचालक की बात करूं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ऐसे सभी पदार्थों की बात करें, ऐसे सभी पदार्थों की बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो ऐसे सभी पदार्थों में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है। यानी आप सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घट रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रूम टेम्परेचर पे इनका प्रतिरोध कम है तो मैं कहूंगा अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इसका रेसिस्टेंस और अच्छा काम, मतलब और अच्छा काम करने लग जाएंगे। यानी ये ठीक कंडक्टर्स के उल्टे होते हैं, यानी इनका तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है। एक बात समझना, अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाऊंगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा।
तापमान घटाऊंगा, घटाते जाऊंगा, घटाते जाऊंगा, घटाते जाऊंगा, रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तापमान घटाते जाऊंगा, घटाते जाऊंगा, टेम्परेचर मैं बिल्कुल कम कर दूंगा, कितना, 0 केल्विन, इससे कम तो नहीं हो सकता, रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा, जिससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, आर इन्फिनिटी। यानी सेमीकंडक्टर्स वो पदार्थ होते हैं जो 0 केल्विन पर कैसे व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह यानी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। आपको याद हो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, ऐसे सभी पदार्थों को प्लस अल्फा से डिनोट किया था, इनको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहा गया था। ऐसे सभी पदार्थों को हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहते हैं, यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ कहते हैं, ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ कहते हैं। और ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ के लिए माइनस अल्फा लिखा जाता है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस अल्फा। फिर से वही वैल्यू निकल आई कि भैया बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कितना कम होगा, ये वैल्यू पूछ ले, तो अगर न्यूमेरिकल डाल देगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे फॉर्मूले पढ़ चुका हूं। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी, सभी का मान उतना का उतना ही है, कोई वैल्यू में खास अंतर नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमने कहा दूसरे वो पदार्थ होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, और एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज का रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता हुआ चला जाता है। ये मेरे सेकंड पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं। हमने अपनी फिजिक्स में बस यही दोनों पढ़े हैं, लेकिन एक और होते हैं पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके टेम्परेचर बढ़ाने या टेम्परेचर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा यूज कहाँ होता है, जैसे मैंने कहा भैया मैंने कोई बड़ी कंपनी ले ली, भैया मैंने बोला मैं कोई बहुत इलेक्ट्रिकल कंपनी में बैठा हूँ, या मैं भैया नासा वासा कहीं बहुत बड़ी जगह बैठा हूँ, और मैं वहां किसी चीज को मेजर कर रहा हूँ, किसी वायर में से करंट मेजर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब अगर मैं जब उनको मेजर करूंगा तो मैं ये चाहूंगा कि जब उनको मेजर करूं, मैं ये चाहूंगा कि जब मैं उसमें करंट नाप रहा हूं तो ऐसा ना हो कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाए कहीं, कि भैया हम तो करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और वो तापमान धीरे धीरे वो जो करंट है वो गलत वैल्यू देने लग जाए। हम ये चाहेंगे कि वो सभी ऐसी वैल्यू दे के हमेशा कांस्टेंट निकले, मतलब कभी भी करंट की वैल्यू ऐसा ना हो कि भैया आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कल 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो कुछ और वैल्यू देने लग जाए। हम चाहेंगे कि वो पदार्थ हमेशा और हमेशा एक ही वैल्यू देते रहें। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक ही वैल्यू देते हैं, यानी तापमान बढ़ने या घटने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे सभी पदार्थों को एलॉयज की श्रेणी में लाया जाता है। एलॉयज जैसे, एलॉय मतलब मिश्रित धातु, जैसे कौन कौन सी, आपने लगा कॉन्स्टेंटन, इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन हो गया, इसके अलावा नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम, ये सभी वो पदार्थ होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता चला जाता है, वो बदलता नहीं है। और इसी तरीके से मैंगनीज, इस तरह के हमारे पास पदार्थ निकल कर आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम पदार्थ लिखते हैं। तो हमने कहा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जैसे एलॉयज की बात ले लें, नाइक्रोम वगैरह को, तो इनके टेम्परेचर बढ़ाना, तो ऐसे सभी पदार्थों की बात करें तो ऐसे में टेम्परेचर बढ़ाने से देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस, ऐसे लिखना चाहिए था, देयर इज नियरली नो इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए होता तो है पर बहुत कम होता है, लगभग, जिसको हम पढ़ते नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, देयर इज नियरली नो इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस, प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनका प्रतिरोध तापमान के साथ नहीं बदलता। जब बदलता ही नहीं है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, साथ नहीं बदलता। तो भैया इनका तापमान प्रतिरोध के साथ नहीं बदलता। ये तीसरे तरह के पदार्थ होते हैं। तो हमारे फिजिक्स में इन तीन पदार्थों के बारे में बात की जाती है। तो रेसिस्टेंस जो हम लिख रहे थे, हमने ये लिखा था, आपको फिर से कंस्टेंट में बता दूं, रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता, पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है फर्स्ट नंबर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग पदार्थों में टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी यानी तापमान पर निर्भरता अलग अलग होती है। अगली बात करते हैं, और किस पे डिपेंड करता है, तो हमने कहा ठीक है जी, और किस पे डिपेंड करता है उस बात को भी देख लेते हैं। हमने कहा ठीक है, और सेकंड डिपेंड करता है
सेकंड डिपेंडेंसी होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, यानी चालक की लंबाई पर। किस पर? चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर, यानी चालक जितना ज्यादा बड़ा होगा, मतलब लंबाई मतलब क्या, बड़ा होगा, है ना। बड़ा मतलब जैसे मैंने कहा भैया, मैं दूसरे गांव में होता है ना, बहुत दूर से तार लेकर आ रहे हैं अपने घर तक, खंबा लगा है बहुत दूर, और गांव में भैया कटिया डालकर, कटिया तो डाली होंगी आपने, तो हमने कटिया डालकर हम क्या लेकर आते हैं, आपका करंट लेकर आते हैं अपने पास लेकर आते हैं। अब आप समझना, इतनी दूरी से जब करंट आ रहा है तो वायर का रेजिस्टेंस भी तो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जानेंगे जितना लंबा वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसीलिए हम सभी पदार्थों में लेंथ की लंबाई कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। जितना बड़ा लंबा वायर होगा, उतना ज्यादा प्रतिरोधकता होगी, यानी लंबाई के साथ प्रतिरोध बढ़ता हुआ, प्रतिरोधकता भी, पर प्रतिरोध हमेशा बढ़ता हुआ चला जाता है। और कैसे होता है, और किस पे डिपेंड करता है? तीसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब यह हुआ, यह काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर देखें कैसे, जितना ज्यादा मोटा वायर लोगे उतना कम रेसिस्टेंस होगा, जितना मोटा वायर लोगे उतना कम रेसिस्टेंस होगा, उतना कम होगा। तो मैं अपने घरों में मोटे से मोटे वायर को लेने का यूज करूंगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, यानी मोटे वायर का प्रतिरोध, मोटे तार का प्रतिरोध हमेशा कम होता है। तो हम अपने घरों में कैसा यूज करें, हमेशा मोटे से मोटे वायर यूज करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा होता चला जाएगा। अब आती है, और किसी पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, और चौथी चीज मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी मटेरियल पर भी निर्भरता होती है। इस पर, पदार्थ पर भी। भैया आप पदार्थ कौन सा ले रहे हो, इस पे भी तो सर्कुलर लेंस से क्या होता है, सिल्वर की जगह कॉपर ले लिया तो भी तो रेसिस्टेंस अलग होगा। तो पदार्थ पर निर्भर करता है। ये 4 फैक्टर होते हैं जिस पर प्रतिरोध हमेशा निर्भर करता है, ना कि R कभी V और I पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब पदार्थ पर कैसे, तो जैसे मैंने कहा अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे सिल्वर का रेसिस्टेंस R ऑफ सिल्वर सबसे कम, देन R ऑफ कॉपर, देन R ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पर मेरी रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी होती है, और हर एक के लिए रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हमेशा हर एक के लिए अलग अलग होती है। ये 4 चीजें मेरी निकल कर आई। अगर मैं इन 4 चीजों को कंबाइन कर दूं, अगर इन चारों चीजों को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास एक रिलेशन निकल कर आता है। क्या रिलेशन निकलता है? ये निकल कर आता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी लेंथ पे डिपेंड, एरिया ऑफ डिपेंड। और इसको अगर मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लिखता हूं, जिसको लिखता हूं रो L बाय A। ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको भी हम रेसिस्टिविटी कहकर चलते हैं, यानी रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कहकर चलते हैं, प्रतिरोधकता कहकर चलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहकर चलते हैं। R बराबर रो L बाय। तो R का फॉर्मूला ये बना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। रेसिस्टिविटी हुआ, रो का फॉर्मूला बात करें तो रो को ऐसे भी लिख सकता हूं, R बाय L। यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। तो भैया रेसिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो R बराबर हुआ रो L बाय A। मेरी बात समझना, R बराबर रो L बाय A। तो ये तो भैया कांस्टेंट है, तो इस पे हमें छेड़खानी करनी ही नहीं है, ये कांस्टेंट होता है। तो रेसिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हमने कहा ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस कांस्टेंट वैसे रेसिस्टिविटी भी कांस्टेंट, एक टर्म निकल कर आया। R इज द रेसिस्टिविटी, रो इज द रेसिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू RA बाय L निकलती है। और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। तापमान और पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, चलो भैया आपके लिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसी चालक की लंबाई को, हमने कोई वायर ले लिया और वायर की लेंथ को डबल कर दिया और पूछा रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी। मेरी बात समझना भैया, हमें ये तो पता है कि लेंथ डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस पे फर्क तो पड़ेगा, हमें पता है। ठीक है, लिमिट का हमने कहा ठीक है रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। अब मैंने कहा कि बताओ अगर लंबाई डबल कर देंगे तो क्या रेसिस्टेंस तो डबल हो रहा है, क्या रेसिस्टिविटी भी डबल हो जाएगी? क्या रेसिस्टिविटी? भैया रेसिस्टिविटी डबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रो का फॉर्मूला है RA/L और ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट टर्म इन पर निर्भर नहीं करता और इन सब पे निर्भर नहीं करता। इसका मतलब जैसे R बराबर था ना V/I, तो जब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, जब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है तो इनके चेंज होने से थोड़ा ना फर्क पड़ता है। ऐसे ही रो बराबर अगर RA/L लिखा है तो इन दोनों के बदलने से रेसिस्टिविटी को लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ तापमान और पदार्थ पर निर्भर करती है, ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लंबाई पर। इसके आगे लिख लीजिएगा, परंतु लंबाई या काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, मैं डायरेक्टली पूछ लूं कि बताइए वायर की लंबाई को आधा कर दिया, रेसिस्टिविटी कितनी हो गई? तो अगर आप वायर की लंबाई को आधा कर देंगे तो रेसिस्टेंस तो आधा हो जाएगा, पर रेसिस्टिविटी आधी नहीं होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रो बराबर होता है RA/L, रो कांस्टेंट, इसका मतलब इन पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। जैसे R = V/I, तो V/I पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। तो हमने कहा रेसिस्टिविटी इस तरीके से किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और इस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे। तो हर एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है और तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता भी अलग अलग प्रभाव करती है। जैसे कंडक्टर्स में बढ़ती है, जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है, वैसे सेमीकंडक्टर्स में घटती है, वैसे ही सेम चीज। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो R बराबर निकला ρL/A। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने बोला भैया ठीक है, R बराबर ρL/A निकल कर आ गया। आपकी बात मैं मान लेता हूं, आपकी बात मैं मान लेता हूं। चलो भाई, आपकी बात अगर मान ली ρL/A, तो चलो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हो जाएं इसके ऊपर। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा? प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करोगे ओम हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो आप ओम को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। फिर से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा दिया है मैंने। रेसिस्टेंस की बात कर रहा था, प्रतिरोध जो होता है R का फॉर्मूला V/I होता है, पर R V और I पर डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और मटेरियल पर। जबकि अगर मैं फॉर्मूला लिखूं R का, तो R बराबर ρL/A हो गया पूरा कंबाइन करने के बाद। लेकिन रो जो होता है, रो भी एक कॉन्स्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और आपके मटेरियल पर। यह डिपेंड नहीं करता लेंथ और एरिया पे, ये चीज डिपेंड नहीं करती, ये भी एक कांस्टेंट है। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता की इकाई ओम इंटू मीटर होती है। ये मेरी वैल्यूज अभी तक निकल कर आई हैं, इतनी बातें मैंने पढ़ ली हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे चलूंगा और क्वेश्चन से समझूंगा कि बात क्या निकल कर आ रही है। मिटा देता हूं इसको, इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलो, हमारे पास इतनी चीजें अभी तक निकल कर आई हैं। चलो देखते हैं अगली बात। हमने कहा ठीक है, लेट अस सपोज, ठीक है भाई, हमने जो समझाया है आपको बता देता हूं। आपने कहा ये है सिल्वर जिसकी लंबाई है 1 मीटर। आपने कहा ये है सिल्वर, आपने कहा ठीक है, जिसकी लंबाई है 2 मीटर।
आपने बोला बताइए क्या दोनों का रेसिस्टेंस बराबर रहेगा, क्या दोनों का प्रतिरोध बराबर रहेगा। आप कहें नहीं हो सकता सर प्रतिरोध, क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है वो R2 के बराबर नहीं होगा। परंतु भाई रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता तो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, और अगर प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर करती है इसका मतलब ρ1 और ρ2 बराबर होंगे इस वाले केस में। सिंपल सी बात है। तो हमने कहा ठीक है, पहली बात तो ये निकल कर आई। इंपॉर्टेंट बात, पदार्थ पे निर्भर करती है और तापमान पे निर्भर करती है। मान लो टेम्परेचर दोनों का सेम है, हमने कहा ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन से समझते हैं। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कोई क्वेश्चन ले लूं, इफ अ वायर, यदि कोई तार जिसकी लंबाई 10 मीटर है और प्रतिरोध 100 ओम है, तो हमने बोला एक वायर है जिसका लंबाई कितनी है 10 मीटर की है और प्रतिरोध कितना है 100 ओम का है। लंबाई 10 मीटर, प्रतिरोध 100 ओम। कट इनटू 5 पार्ट्स, 5 हिस्सों में काट दिया जाता है। तो हमने बोला ठीक है, तो 5 हिस्सों में इसको कट डाउन कर दिया, 5 हिस्सों में इसको कट डाउन कर दिया, 5 हिस्सों में काट दिया जाता है। प्रत्येक भाग का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध बताइए, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बताइए, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बताइए। आपको बताना है प्रत्येक पार्ट का कितना रेसिस्टेंस होगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। अब मेरी बात समझना, मुझे ये पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है R बराबर होता है ρL/A। हमने कहा ठीक है। आपको शायद पता होगा जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ लिख लो, चार्ल्स लॉ लिख लो, प्रेशर लॉ लिख लो, या आप कोई इक्वेशन लिख लो, जैसे आपने कभी ऑप्टिक्स में चीज पढ़ी होगी, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आपने, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति तो बदलती नहीं है लेकिन तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। कुछ लोग रट्टा मार के बैठे होंगे कि सही है सर, वेवलेंथ जो होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे रट्टे मार के बैठे होंगे। देखो भाई, अगर आप PV बराबर nRT लिखते हो तो आप P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये तभी रिलेशन बना सकते हो जब बाकी सभी चीजें कांस्टेंट हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के निशान तब लगते हैं जब बाकी सभी चीजें क्या होती हैं, नियत होती हैं, यानी कांस्टेंट होती हैं। मेरी बात समझना, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तब बनेगा जब क्वेश्चन में ये कह देगा कि V भी कांस्टेंट है। आप देखना, हमेशा रिप्लेस बताना जरूरी है कि V कांस्टेंट है। N और R तो पहले से ही कांस्टेंट होते हैं क्योंकि N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट। तो अगर V भी कांस्टेंट होगा तभी तो रिलेशन बन पाएगा। डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, भूल मत जाना कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाना होता है, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती लगाना होता है, तब ये तभी निशान लगाए जा सकते हैं जब बाकी सभी चीजें क्या हो, ना बदली हो, तभी ये निशान लगाना संभव है, अदरवाइज निशान लगाना संभव नहीं है। अगर मुझे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिखना है, इन दोनों का रिलेशन लिखना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि T कांस्टेंट है तब ये रिलेशन लिखा। अगर T बदल रहा होगा तो ये रिलेशन नहीं बन सकते। ऐसी ऑप्टिक्स में भी होता है। ऑप्टिक्स में अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C/λ, तो क्योंकि लाइट वैक्यूम में होती है तो वैक्यूम में निर्वात में C तो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸। जब ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो आप रिलेशन लिख सकते हो ऐसा। लेकिन जब वैक्यूम की जगह आप अर्थ पर आते हो या पृथ्वी पर आते हो या किसी वायुमंडल में जाते हो, तो वायुमंडल में अर्थ लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ थोड़ी ना होती है, वो तो वैक्यूम में होती है। तो जब आप किसी मीडियम में आओगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा F = V/λ, और जब V/λ, जब V वाली चीज कांस्टेंट नहीं है, जब नॉट कांस्टेंट, तो आप अर्थ पर थोड़ी ना, एटमॉस्फेयर में थोड़ी ना लगा सकते हो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ। ऐसे वाले केस में ये फॉर्मूला नहीं लगता। इसीलिए जब ये वाली चीज कांस्टेंट होगी तभी तो रिलेशन बना सकते हो। इसीलिए पृथ्वी पर या लाइट के मीडियम में एंटर करने के बाद माध्यम में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं लगता कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन नहीं होता। तो याद रखिए, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रिलेशन, इसीलिए वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती लेकिन वेवलेंथ बदलती रहती है। तो याद रखिएगा इस बात को भी। तो अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि अगर मैंने एक वायर को कट कर दिया छोटे छोटे हिस्से में, 10 मीटर के वायर को 5 हिस्सों में कट कर दिया, तो हमने बोला भैया 5 हिस्सों में कट, कितने 5 हिस्से है ना,
हाँ 5 हिस्सों में कट कर दिया, तो आपने ठीक है जी मान लेते हैं 5 हिस्सों में कट कर दिया। पांच हिस्सों में कट कर दिया, तो मेरी बात एक सोचकर बताना, जब वायर को कट करेंगे तो लेंथ तो बदलेगी, लंबाई तो बदलेगी, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बदलेगा? क्या क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या काट का एक वायर है, अगर मैं इस वायर को कट कर दूं तो वायर पतला थोड़ी ना हो जाएगा, वायर के कट करने से पतला थोड़ी ना, तो वायर की मोटाई तो उतनी रहेगी, तो भैया इसमें लंबाई तो बदल रही है, बदल रही है, परंतु काट का क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है। आप अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा, तो एक चीज के बदल रही है लेकिन दूसरी चीज नहीं बदल रही है। अगर दूसरी चीज नहीं बदल रही है तो आप रिलेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार फॉर्मूला है R बराबर रो L बाय ए। मुझे पता है A क्या है, कांस्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में। एक रो क्या होता है, पहले से ही कांस्टेंट होता है, दिख रहा है ऊपर? नहीं, तो रो क्या होता है, कांस्टेंट पहले से ही होता है, और अगर ये भी कांस्टेंट होता है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिखा जा सकता है। तो याद रखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं। और क्योंकि लंबाई को कम कर दिया है, लंबाई को 5 हिस्सों में काट दिया है, तो अगर लंबाई भी कम करोगे तो आपका प्रतिरोध भी उतना ही कम हो जाएगा। तो ये 5 हिस्सों में काट दिया, यानी 5 पार्ट में काट दिया है, 5 गुना कम कर दिया है, तो आपका लंबाई अगर 5 गुना कम हुई है तो आपका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उतना ही। चाहो तो आप मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बटा R2 इक्वस टू L1 बटा L2 इक्वस टू A2 बाई A1 इक्वस टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इक्वस टू DT स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर। पर ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाएंगे, ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाएंगे जब आप चालक को कट कर रहे होंगे, या फिर जब हम एक चीज के बदलने से दूसरी चीज नहीं बदल रही होगी, तभी ये चीज लगाई जा सकती है। जब एक चीज के बदलने से दूसरी चीज ना बदले, तभी तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप जब भी रिलेशन लगाते हैं तो काटने वाले में यानी कट करने वाले में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वायर इज कट, तो कट में हमेशा, काटने में हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो जब भी वायर को कट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चन करके बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा यहीं पर। तो आपने बोला R1 बाय R2 इक्वस टू L1 बाय L2 पूरे फॉर्मूले से। तो R1 की वैल्यू दे रखी है, पहले रेसिस्टेंस है आपका 100, बाद का रेसिस्टेंस निकालना है। पहले की लेंथ है 10 मीटर, बाद की लेंथ हो गई आपकी 2 मीटर, हर एक पार्ट की कितनी होगी, 2-2 मीटर, है ना। तो 2-2 मीटर कर दिए, 5 हिस्सों में डिवाइड, मेरी बात समझ रहे हो? तो 10 मीटर के अगर 5 हिस्से होंगे तो हर एक कितना होगा, 2-2 मीटर का। तो इसको लिखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी R2 इक्वस टू, ये हो जाएगा 100/5 यानी 20 ओम का इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 20 ओम हर एक हिस्से का। तो क्वेश्चन को करना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी, बस आपको ये समझना है कि काटा गया है या फिर खींचा गया है। तो काटेंगे तो सीधे सीधे रिलेशन ये लगकर आएगा, इतनी सी बात है। तो इस बात को, रिलेशन को मत भूलिएगा। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जिसको शायद लोग भूल जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई 10 मीटर का तार जिसका प्रतिरोध 100 ओम है, खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, खींचकर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, खींचकर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तो मेरी बात समझना, एक वायर था, वायर को खींचकर क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। हमने कहा ठीक है, वायर इज इलोंगेटेड एंड ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया। फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, आपको बताना है नया प्रतिरोध क्या होगा। अब फॉर्मूला देखो, अब मेरी बात समझना, तार को खींचना समझो, एक वायर है, वायर को अगर मैं खींचूंगा तो भैया उसकी लंबाई बढ़ेगी, पर भैया लंबाई बढ़ेगी तो तार भी तो पतला होगा,
नहीं समझ में आया? चिंगम खींचोगे तो बीच में पतली होती जाएगी। आप समझो कि बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में है, मैं आपको बना के ही बता देता हूं। इसको खींचकर 2 गुना कर दिया गया, तो आपने बोला ठीक है जी, पहले ये 10 मीटर का था, अब ये खींचकर 2 गुना कर दिया गया। 2 गुना कर दोगे तो पतला हो जाएगा वायर। अब ये कितना हो गया है? 20 मीटर का हो गया है। लेकिन क्या बदल गया है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट का क्षेत्रफल बदल दिया गया है। जब भी वायर को खींचते हैं, क्वेश्चन याद रखना, जब भी हम चालक को खींचेंगे तो काट का क्षेत्रफल बदलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भी खींचे और वायर का वो भी सेम रहे? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो याद रखिए, जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं तो वायर हमेशा पतला होता है, और फॉर्मूला था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। पूरा लिख देता हूं, आर रो एल बाई ए। अब की बार आप आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब की बार ए कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है? नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट, तो आप रिलेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, और इसीलिए ये फॉर्मूला यहां पर नहीं लगता। बहुत सारे लोग इसी बात पे कंफ्यूज होते होंगे कि कब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लगेगा और कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लगेगा। तो भैया ये रिलेशन नहीं लग सकता, इस वाले केस में खींचने में नहीं लगता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी भी तरीके से नीचे की वैल्यू को कांस्टेंट करना पड़ेगा, नीचे की वैल्यू को, नीचे के भाग को नियत बनाना पड़ेगा, ताकि आप आर और एल के बीच में क्या बना सकें? रिलेशन बना सकें। आर और एल के बीच में क्या बना सके? रिलेशन बना सके। तो अब क्या करते हैं, देखना मेरी बात। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हर एक में नहीं करना है, बस एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लेंथ। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई भी कर दिया लेंथ से और डिवाइड भी कर दिया लेंथ से। अब मेरी बात समझना, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, या नीचे दिख रहा है? चलो नीचे दिख रहा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आर का फॉर्मूला बन जाएगा रो एल स्क्वायर बाय ए इंटू एल। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, आर इंटू आर बराबर रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। और अगर मेरी बात समझना, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, आयतन की बात करूं, तो इसका आयतन और इसका आयतन तो बराबर होगा। मटेरियल कहीं से अलग थोड़ी ना आ गया, आयतन तो उतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या होगा? अब नीचे वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी, ऊपर वाली चीज कांस्टेंट थी ही, तो अब रिलेशन बनेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? तो जब भी वायर को खींचोगे तो अब रिलेशन बना सकते हो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये कब लगता है? जब कोई चीज खींची जाती है, यानी इलोंगेटेड, खींचने में, क्योंकि खींचने में ए बदलता है। कंप्रेस्ड, दबाई जाती है, कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब समझ रहे हो? मैंने बोला वायर को मैंने दबा के छोटा कर दिया। अगर दबा के छोटा करोगे तो मोटा नहीं हो जाएगा वायर? तो आपने कहा ठीक है। अगर ऐसा कोई रिलेशन होगा, तब एक चीज के बदलने से, या फिर ये कह सकते हो एक चीज के बदलने से अगर दूसरी चीज बदलती है, एक चीज के बदलने से दूसरी चीज बदलती है, या खींचने में, कंप्रेस करने में, तो आप रिलेशन लगाओगे R1 बाय R2 इक्वल्स टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर बराबर A2 बाय A1 का होल स्क्वायर बराबर R2 4 की पावर R1 4 बराबर D2 4 बाय D1 4। D1 क्या है? डायमीटर है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से खींचने में, कंप्रेस करने में, खींचने में कौन सा रिलेशन लगता है? ये लगाया जाता है, याद रख लीजिएगा। इस तरीके से इसको फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग फॉर्मूले का यूज होता है। मेरी बात समझ रहे हो? लंबाई को 2 गुना किया, प्रतिरोध कितना हो गया? तो खींचकर किया है लंबाई को, तो खींचोगे भैया तो आर बदलने, लेंथ बदलेगी, लेंथ बदलेगी, लेकिन एरिया ही बदलेगा। जब दूसरी चीज बदलेगी तो खींचने में कौन सा फॉर्मूला लगते हैं? ये। काटने में कौन सा फॉर्मूला लगता है? दूसरा। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका जब आंसर लिखोगे तो हमें पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। एल कितना किया है? 2 गुना। 2 गुना यानी रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा तो 400 ओम का रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस आएगा। आंसर है। चाहो तो वही लगा लो दोबारा से, R1 बाय R2 इक्वल्स टू L1 बाय L2, ये वाला फॉर्मूला लिख दो, एक ही बात है।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस में कभी गलती मत कीजिएगा, आर बदलने से एल बदलता है या नहीं बदलता है, उनके रिलेशंस को हम हमेशा इसी तरीके से स्टैब्लिश करते हैं। तो वायर को खींच रहे हो या वायर को कट कर रहे हो, इस बात को मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप एक बार शांत मन से चिंतन मनन कीजिएगा, पार्क में बैठकर आराम से सोचिएगा कि क्या हो रहा है और ध्यान से दोबारा से सभी चीज़ों को देखिएगा। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ सभी चीज़ें। रेसिस्टेंस जो होता है वो आपके लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है, लेकिन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल या आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती तभी बन सकते हैं जब सारी वैल्यू कांस्टेंट हो। जब वायर को कट करते हैं तो ए तो कांस्टेंट होता है पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलता, लेकिन लेंथ बदलती है। जब एक चीज के बदलने से दूसरा नहीं बदलता, या काटने में कौन से लगते हैं वो वाले और खींचने में कौन से लगते हैं वो वाले। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में खींचना या दबाना कह रहा है या फिर कट करना कह रहा है, काटना कह रहा है, और इसी तरीके से आप इस रिलेशन को बना सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। चलिए मिटा दूं, इस पे क्वेश्चन हम और करेंगे। कल का जो लेक्चर रहेगा वो भी इसी टॉपिक पर बेस्ड रहेगा, तो कल हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कल भी अटेंड करेंगे, इसी के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल्स को ही कल भी हम अटेंड करेंगे। आज के लिए एक क्वेश्चन अटेंड और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ 10 ओम, अ वायर ऑफ 10 मीटर 100 ओम रेसिस्टेंस। क्वेश्चन है, एक तार जिसकी लंबाई 10 मीटर और प्रतिरोध, एक तार जिसकी लंबाई 10 मीटर, ये एग्जाम में आया हुआ है, नेवी के एग्जाम में आया है 2017 में। तो क्वेश्चन है 10 मीटर का तार है और 100 ओम का रेसिस्टेंस है, 100 ओम का प्रतिरोध है, इज मोल्ड, जिसको मोड़कर वृत्त में, जिसको मोड़कर वृत्त बना दिया जाता है, जिसको मोड़कर वृत्त बना दिया जाता है। क्वेश्चन समझना, एक चालक है और चालक को मोड़कर गोल कर दिया और उसका हमने क्या बना दिया, रेसिस्टेंस का वृत्त बना दिया, यानी सर्कल बना दिया। अंतिम दो किनारों पर प्रतिरोध बताइए। मेरा क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायर जो था उसको गोल मोड़ दिया तो उसके अंतिम दो बिंदु पर रेसिस्टेंस कितना निकलेगा। समझना, एक सिंपल वायर है और इस वायर को मैंने सर्कल में मोड़ दिया, और मुझसे पूछा है कि इसके अंतिम बिंदुओं पर रेसिस्टेंस कितना होगा। वायर की लेंथ कितनी है, ओरिजिनल 10 मीटर की है, खींचकर नहीं मोड़ा है, वैसे ही मोड़ दिया है, 10 मीटर है, और रेसिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। हमने कहा ठीक। अब 10 मीटर के तार को अगर मैं बोड़ दूंगा तो मेरी बात समझना, उसका आधा हिस्सा, अगर ये पूरा 10 मीटर था तो मैं ये कह सकता हूं इसका ऊपर वाला हिस्सा कितना रहा होगा, 5 मीटर का रहा होगा, और इसके नीचे वाला हिस्सा भी कितना रहा होगा, 5 मीटर का रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो ऊपर का हिस्सा भी कितना, 5 मीटर, नीचे का हिस्सा भी कितना, 5 मीटर। अब 5 मीटर के तो हो गए और पूरे का रेसिस्टेंस कितना था, 100। तो मेरी बात समझना, 10 मीटर का प्रतिरोध 100 ओम, तो 5 मीटर का प्रतिरोध कितना होगा। और वायर को खींचा नहीं है, वायर को सीधे मोड़ दिया है, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं बदल रहा, काट का क्षेत्रफल समझ रहे हो, इस आगे से जो वायर होता है, वायर तो उतना ही मोटा है, तो अगर ये नहीं बदल रहा है, जैसे हमारे घर में वायर होता है ना, आप सोचो उसको मोड़ दें, तो अगर आप मोड़ देंगे तो ऊपर वाले का 5 मीटर का लंबाई अगर आधी हुई है तो कौन सा रिलेशन यूज होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। क्यों, क्योंकि ए नहीं बदल रहा। तो 5 मीटर का, क्योंकि रेसिस्टेंस 10 मीटर का इतना था, तो आर इज डायरेक्टली, लेंथ अगर आधी होगी, तो रेसिस्टेंस भी आधा होगा। इसका मतलब ये कितना होगा, 50 ओम का होगा, और ये वाला हिस्सा कितना होगा, 50 ओम का होगा। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तो जब लंबाई आधी आधी हुई है तो रेसिस्टेंस भी आधे आधे हो जाएंगे। अब ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बन गया कि एक रेसिस्टेंस तो ऊपर है,
एक रेसिस्टेंस नीचे है, ऊपर कितना है 50 ओम और नीचे कितना है 50 ओम। दो क्या हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में रेसिस्टेंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप निकाल सकते हो इनका जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू निकलेगी 25 ओम। तो इसका आंसर निकलेगा 25 ओम। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान होगा आपके नेवी के एग्जाम का, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो अपने लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, बट आप लोग, मुझे नहीं लगता, सिर्फ ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहिए, कम से कम दूसरे लोगों को बांटते रहिए, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाए, है ना, पहुँच जाए वो जो भी है ना, सब आपके लिए है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भी सर बंद मत कर देना, नहीं बंद नहीं होगे, पढ़ाऊंगा पूरा, डोंट वरी, है ना। बट हो सकता है कि नया बैच आ जाए कैरियर पे, ऐसा भी हो सकता है कि अकेले फिजिक्स का नया बैच आ जाए, तो इसलिए रेडी रहिएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, चलो अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो भी रेसिस्टेंस के ऊपर रहेगा, और कल हम ये भी सीखेंगे कि रेसिस्टर की कोडिंग कैसे की जाती है, कैसे हम सीख सकते हैं। तो वो जो सिलेबस में है, अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी कुछ एग्जाम्स में आता है और उनके लिए कलर कोडिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो कलर कोडिंग सीखेंगे कि रेसिस्टर को कोडिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा रेसिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है रो ढंग से, तो रो को पढ़ेंगे। इसके अलावा कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। इसके अलावा कंडक्टेंस पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद बाकी चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो कल के लिए भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पर पुटअप कर सकते हैं। आपके डाउट्स को मैं ट्रिपलिंग फिजिक्स पे उस पर सॉल्व कर दूंगा। पर्सनली आप सेंड मत किया करो, मैं पर्सनली कर नहीं, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो देख नहीं पाता हूँ, बहुत सारे मैसेज अनसीन चले जाते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मेरे टेलीग्राम पर जो डिस्कशन पैनल है आप उसमें डालते रहा करो। तो मैं इनिशियली शाम को देखता हूँ और उनको एक साथ सॉल्व करते जाता हूँ, और बच्चे भी सॉल्व करते रहते हैं आपस में। तो आप लोगों की मेहनत है ना, आप लोगों का सिलेक्शन हो, हर एक का सिलेक्शन हो, मैं ये चाहता हूँ। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच।